अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इज़राइल का फ़लस्तीन के ऊपर और ख़ास तौर पे मस्जिद अक़सा के मुआमले में मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ता जा रहा है। और ये हर साल रमज़ान का है, यानी मैं जब से मुझे समझता है ऐसा शायद ही कोई रमज़ान हो जो 100% पुरअमन तरीक़े से गुज़रा हो और मस्जिद अक़सा या उसके अतराफ़ में किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की गई हो, या वहाँ के रहने वालों को आराम से, इत्मीनान से, सुकून से जो है इफ़्तार करने दिया गया हो या उनको तरावीह पढ़ने दी गई हो। कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं। बाज़ औक़ात गाज़ा के ऊपर हमला होता है, जैसे आज से 2-4 साल पहले तो पूरे आधे शहर को इन्होंने बर्बाद कर दिया था, जिसमें कई मस्जिदें शहीद हो गई थी। ये कब तक चलता रहेगा और इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इसका सॉल्यूशन ये है, जैसे मैं आज देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं इज़राइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए और ये फ़ोटो अपने स्टेटस के ऊपर रखी जाए। तो क्या खाली वो स्टेटस पे तस्वीर रखने से और चंद प्रोडक्ट्स, जिसमें से आधे से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स है वो इज़राइली प्रोडक्ट्स नहीं हैं, या फिर वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर करने से कि हमास ने तिल अबीब के ऊपर हमला कर दिया और देखो ऐसा बर्बाद कर दिया और कारे ये कर दिया। बहुत सारे लोग रात से सोशल मीडिया पे वो भी तस्वीरें चला रहे हैं। और इसी तरह से जो फ़लस्तीन के मासूम छोटे बच्चे हैं वो इज़राइली आर्मी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। लोग उसी को फ़ख्र की सी चीज़ समझ के वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे चलाने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग मस्जिद अक़सा में पत्थर लेके बैठे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई ये फ़लस्तीनियों की तरफ से जो है इज़राइल को बहुत मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, या हमने इज़राइल के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिए तो हम भी अब इज़राइल का जो है इसी तरीके से मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरा सवाल यही है कि क्या ये सारी चीज़ें करने से आप इज़राइल को कमज़ोर कर दोगे? आप इज़राइल को मुँह तोड़ जवाब दे दोगे? आपको क्या लगता है इज़राइल अब खामोश बैठेगा? हमास ने जो तिल अबीब के ऊपर अटैक किया, अब उसका रिएक्शन आप देखिए। आधे गाज़ा शहर को बर्बाद कर देंगे वो लोग। अब उसके बाद में ये कार्रवाई शुरू होंगी कि जो बेचारे मासूम लोग हैं, जो वहाँ के आम सिविलियंस हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। वो थोड़ी खामोश बैठने वाले हैं। फ़ौरन उनकी तरफ से अभी रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन जब आएगा तो फिर हमारे सोशल मीडिया पे दोबारा से मातम शुरू हो जाएगा कि देखो इज़राइली आर्मी और इज़राइली फ़ौज और इस तरीके से मुसलमानों पे जुल्म कर रही है। पत्थर लेके जो लोग मस्जिदों में बैठे हुए हैं, आपको लगता है वो इज़राइल की जो आर्मी है उनके हाथों में इतने बड़े बड़े गन मशीन हैं, उनके हाथों में AK-56, AK-47 इस टाइप के हथियार है, अब वो पत्थरों से उनका मुकाबला कर सकते हैं? 20 से 25 लोग तो अभी तक शहीद हो चुके हैं। और ये क्या डेयरिंग की, हिम्मत की बात आप इसको समझते हैं कि बच्चा जो है वो इज़राइली आर्मी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है? देखो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाकामियों को छुपाना है और अपने दिल को तसल्ली देना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वो जो बाइकॉट की तस्वीर चल रही है, क्या बाइकॉट करते आप इज़राइल का? उसमें से आधी कंपनियां तो ख़ुद इज़राइल की नहीं है, उसके बावजूद बाइकआउट का चल रहा है। आपको मालूम है वो कंपनियों का इज़राइल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना ही उसका कोई लेना देना है। वो कंपनियां या तो यूरोपियन हैं या तो फिर अमेरिकन कंपनीज़ हैं। उसमें मुसलमानों की है बहुत सारी कंपनियां, और बहुत सौ में आधे से ज़्यादा मुसलमानों का इन्वेस्टमेंट है। कुछ कंपनियां ऐसी है जो मैंने अभी बताया हूँ, उसका यहूदियों से कोई लेना देना भी नहीं है। पर मेरे समझ में नहीं आता आज के ज़माने के जो मुसलमान हैं उनकी मानसिकता पर, उनकी मेंटालिटी पर आपके बाइकआउट करने से उनकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है, मुझे आप बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इज़राइल को कमज़ोर करना ही है ना, इज़राइल को कमज़ोर करना है ना हमारे पास में उसका फ़ॉर्मूला, उसका भी नुस्खा है हमारे पास में, और वो नबवी नुस्खा है। वो मेरे दिल का नुस्खा नहीं है कि मैं आपको ये बयान सुना रहा हूँ तो मैंने मेरे दिल से कुछ घड़ लिया होगा। नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हमको ये सिखा कर गए सुलह हुदैबिया के वाक़ये से। और इस वाक़ये को सुनाने से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड सुना देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटमी बम डाल दिया, उसके बाद में
जापान की संसद के अंदर वहाँ के सारे लोग बैठे और उन्होंने ख़ास तौर पर उनके जो मजहबी रहनुमा थे उन सबको जो है अपनी पार्लियामेंट के अंदर बुलाया मशवरे के लिए। ऐसी हालत में हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि जापान कमज़ोर मुल्क नहीं था। आप लोग एक बात याद रखो, आपको अगर ये लगता होगा ना कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने आइटमी बम डाल दिया तो जापान के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा होगा। जापान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस टाइम पे जापान उतना नहीं था जितना आज है। ये चाइना है ना, चाइना, ये पूरा आधा चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और हमारे इंडिया के ये मणिपुर, इम्फाल विम्फाल, ये सब जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, ये सब उस ज़माने में जापान के कब्ज़े में थे। आप सोचो, वो जापान का दायरा इतना फैला हुआ था और इतनी बड़ी उसकी आर्मी थी, इतनी बड़ी फ़ौज थी। और आपको ये बता दूं, हिरोशिमा नागासाकी पे हमला बाद में हुआ, उससे पहले जापान ने अमेरिका के भी ऐसे ही पूरे पर्ल हार्बर को तबाह और बर्बाद कर दिया था। पहला हमला जापान की तरफ से हुआ था। तो जापान अपनी जगह पे इतना ताकतवर था, उसके पास भी एटमी बम था। जापान भी जो है एक्शन में रिएक्शन अमेरिका के किसी भी शहर के ऊपर जाके जो है एटमी बम गिरा सकता था, क्योंकि उस ज़माने तक ये जीपीएस वगैरह का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था और ना ही उस ज़माने तक बैलिस्टिक मिसाइल निकल गए थे, कुछ नहीं था वो ज़माने में। इसीलिए जापान ने अमेरिका में जाके उसके घर में घुस के पूरे उसके जितने भी ये जो बंदरगाहें थी पर्ल हार्बर के ऊपर, अमेरिका का पूरा आर्मी जो नेवी का ठिकाना है पूरा बर्बाद करके आ गया था वहाँ से। तो जापान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं था। लेकिन जब ये हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ, उस वक्त में जापान की संसद के अंदर उन्होंने उनके मजहबी रहनुमाओं को बुलाई और पूरे जापान के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह ये सारे लोग मिल के बैठे और उन्होंने उनके मजहबी रहनुमाओं से पूछा कि भाई ऐसी हालत में अब हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं। और आप सोच सकते जिस मुल्क ने पूरे चाइना को कैप्चर किया हुआ था वो कितना ताकतवर होगा, जिसने ये पूरे एशियन मुल्कों को, ये सब उसके अंडर में थे, ये वियतनाम से लेके तो हमारे ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तक। इसीलिए वो सुभाष चंद्र बोस ने जो आर्मी बनाए थे जापानियों को अपने साथ में लेके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। खैर, तो जापान के पार्लियामेंट में जब ये बातें होने लगी तो वहाँ के जो मजहबी रहनुमा थे, जो सबसे ज़्यादा उनके बुज़ुर्ग थे, जापान के सबसे बड़े जो मजहबी लीडर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लोगों को ये समझाया, बोले देखो, अगर हमने पहले पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक किया। अब हम वापस से अमेरिका के शहरों पे जाके अगर अटैक करते हैं, फिर अमेरिका वापस से हमारे शहरों पे अटैक करेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपको सुन के हैरत होंगी, जापान अकेला एक तरफ से था और ये सब उसके अपोजिट में थे, ये अमेरिका, फ्रांस, रशिया और ये सारे मुल्क। जापान था एक तरफ से जर्मनी था। ये ऐसी पूरी दुनिया बट चुकी थी 2-3 हिस्सों के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अटैक तो हम भी कर सकते हैं जाके, तो वो फिर वही होगा, हम जाके वहाँ अटैक करेंगे, वो वापस से यहाँ आके अटैक करेंगे, हमले पे हमले चलते रहेंगे, उसका फ़ायदा क्या मिलेगा उसमें सिवाय बर्बादी के और कोई, क्योंकि हमारे जो आम सिविलियंस है वो मारे जा रहे हैं। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो इन्होंने एटमी बम डाला है, इससे नुकसान किसका हुआ? हमारे मुल्क के जो आम लोग थे रहने वाले, उनकी जानें चली गई। तकरीबन 30 से 40 लाख लोगों की जान उसके अंदर चली गई थी। आम लोगों की जान जा रही है इसके अंदर। तो फिर क्या किया जाए? तो उनके मजहबी रहनुमा ने कहा, देखो मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ, हम वो फ़ॉर्मूले पे अमल करेंगे और वो फ़ॉर्मूला हमको मिलता है इस्लाम से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। और उसके बाद उनके जो मजहबी रहनुमा थे उन्होंने सुलह हुदैबिया का वाक़या तमाम लोगों को सुनाया और उन्होंने जो है अपने पार्लियामेंट के मेंबरान से और जापान के बादशाह से, जापान में बादशाही सिस्टम जो है, वहाँ के बादशाह वगैरह अभी भी है, जो उनके अंडर में ही वहाँ की पार्लियामेंट एक अलग चीज़ है, बादशाह एक अलग चीज़ है। तो वहाँ के जो बादशाह है, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सब लोगों के सामने उन्होंने यही रखा कि हम वो सुलह हुदैबिया के फ़ॉर्मूले पे अमल करेंगे और फ़िलहाल हम लोग खामोश हो जाएंगे और फ़िलहाल हम लोग जो है पीछे हट जाएंगे और फ़िलहाल हम किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका पे कब्ज़ा ज़रूर करेंगे। तो सब लोगों ने कहा कि भाई अमेरिका पे कब्ज़े कैसा करेंगे? बोले हम ऐसा करेंगे, अब हम अमेरिका से दोस्ती कर लेंगे और अमेरिका को ये बोल देंगे कि ठीक है भाई, हम लोग हार गए, हमने हथियार डाल दिए, हम पीछे हट गए, हमको जंग नहीं लड़ना है, क्योंकि पहले ही हमने अपने मुल्क के तकरीबन 30 से 40 लाख लोगों को खो दिया है और लोगों को हमको नहीं खोना है।
बल्कि अब जो हमारे बचे हुए लोग हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे हथियार बनाने के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, क्या आपको पता है टोयोटा की गाड़ी तो चलाए होंगे ना आपने, इनोवा, कभी बैठे भी होंगे इनोवा के अंदर। होंडा की मोटरसाइकिल भी चलाए होंगे कभी आपने। सुजुकी की भी गाड़ी कभी आपने इस्तेमाल किए होंगे, सुजुकी की कार है, बाइक है। ये सारे जो ब्रांड है ना, ये सारे ब्रांड, ये ना पहले मोटरसाइकिल बनाते थे, ना ये पहले जो है कार बनाते थे, ये सब हथियार बनाते थे। ये सारी कंपनियों के अंदर लड़ाई लड़ने के, यानी वो ज़माने में बस लड़ाई झगड़े, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बन गया हुआ था लड़ाइयों का। इस वजह से जो है ये सारी कंपनियां हथियार बनाती थी। ये कंपनियां जो है बख्तरबंद गाड़ियां बनाती थी, टैंक बनाती थी, टैंक जिसे हम लोग रन गाड़े कहते हैं, हथियार बनाती थी। ये सारी चीज़ें जो है ये कंपनियों में बनते थे, सुजुकी, टोयोटा, होंडा। लेकिन उसके बाद जापान ने अपने वो सारे जो प्रोजेक्ट्स थे उनको सबको बंद कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। और जापान ने कहा कि नहीं, अब हम लोग जो है इन्हीं सारे कारखानों में और कंपनियों के अंदर वो चीज़ें बनाएंगे। उन्होंने अमेरिका से दोस्ती कर ली, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाने के बाद दोनों के बीच की दुश्मनी ख़त्म हो गई, दोनों में आपस में बिज़नेस के रिलेशंस बन गए। और जापान ने अपने मुल्क के सारे लोगों को, पूरे मुल्क के लोगों को, उनको सबको काम पे लगाया। और नई नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर उन्होंने जो है अपने मुल्क के लोगों को लगाने के बाद, ये सोनी कंपनी है, ये बाकी सारी कंपनियां हैं, अब इसमें से जब प्रोडक्ट्स निकलने लगा, वो प्रोडक्ट्स जापान ने क्या किया, दुनिया के दीगर मुल्कों में भी उसको बेचना शुरू किया। अमेरिका से तो दोस्ताना ताल्लुकात हो ही गए थे, एग्रीमेंट्स हो गए थे, दोनों मुल्क एक दूसरे का सामान एक दूसरे के मुल्क में बेचेंगे। जापान ने अपना मुल्क ले जाके जो है अमेरिका में बेचना शुरू किया। अब अमेरिकन लोगों ने जब जापान के ब्रांड्स देखे, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, अब ये सारे जो ब्रांड्स उन्होंने देखे, तो उनको जो अमेरिका के ख़ुद के जो ब्रांड्स थे उनसे उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा अच्छे लगे। अब उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में चंद सालों के बाद, अब आज के तारीख़ का अमेरिका अगर आप देखोगे, आज के तारीख़ का यूरोप अगर आप देखोगे, आज के तारीख़ की पूरी दुनिया आप अगर आप देखोगे, चाहे अरब मुल्क हो या पूरी दुनिया, आपको पूरी दुनिया के रोडों पे, रास्तों पे जो 50% से ज़्यादा कार्स है वो जापानी कंपनियों की चलती हुई मिलेंगी। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट्स है, जो चीज़ें हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट्स, कोई ना कोई चीज़ आपको जापान की ज़रूर मिलेगी। जापान ने क्या किया, एक इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन आया जापान के अंदर। और वो रिवॉल्यूशन आने के बाद आज का जापान ये है कि जापान के बैंक जो है वो लोगों को इंटरेस्ट नहीं देते, बल्कि लोगों को जापान के बैंकों में पैसे रखने का किराया देना पड़ता। हमारे पैसे हिफाजत से रखो, उसका उनको किराया देना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि पूरे जापान की गरीबी ख़त्म हो गई, पूरे मुल्क ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी इकोनॉमी हो गई कि हमारे मुल्क को, अभी जो हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था, उसके लिए जापान ने ही हमको 1 लाख करोड़ रुपये बुलेट ट्रेन के लिए दिए हुए हैं। आप इस पे से सोचो, यानी जापान जिस मुल्क में भी जाता है तो खैरात के जैसा ऐसा 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपये तो खाली वो, जैसे हमारे यहाँ पे ईदी तकसीम होती है, वैसे बांट के आ जाते हैं जापान के जो प्रेसिडेंट है वहाँ के। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया। तो मैंने जापान की मिसाल आपको इसलिए दिया कि जापान वालों ने अल्लाह के नबी के सुलह हुदैबिया का जो फार्मूला था उसके ऊपर उन्होंने अमल किया कि अपने दुश्मनों से सुलह कर ली, पीछे हट गए। लेकिन वो जो ड्यूरेशन आपने लिखाया अपनी तरफ से कि 10 साल हमारे और तुम्हारे बीच में कोई जंग नहीं होगी, वो जंग नहीं होंगी के फार्मूले पे अमल करके जापान ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि आज अमेरिका जापान के सामने सर झुकाए हुए हैं। पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट अगर कहीं का है वो जापान का है। अगर आपको तहकीक करना है, गूगल में डालिए वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, तो देखो आप किस मुल्क का नाम पहले नंबर के ऊपर आता है। मैं आपको ये जापान की मिसाल क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जापान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुलह हुदैबिया वाले कंसेप्ट पे अमल किया। सेम टू सेम आज के मुसलमानों के लिए भी वही सीरत मशाले राह है जिस पर जापान ने अमल किया। हमने भी उसी पे अमल करना चाहिए। इज़राइल के साथ लड़कर
कुछ नहीं कर सकते आप इज़राइल का। मैंने वही बताया आपको, ये जो है ना, ये जो तस्वीरें वायरल हो रही, हमास ने तेल अवीव पे हमला कर दिया और पत्थर लेके लोग मस्जिद में बैठ गए हुए हैं और बच्चा उनकी आंखों में आंखें डाल के घूर रहा है और उनके कंपनियों का हम बाइकआउट कर देंगे। आप कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, मेरा इतना जुमला याद रखो आप। ये तारीख़ के अंदर हो चुका है, इससे पहले भी सारे मुस्लिम मुल्कों ने एक साथ मिलकर इज़राइल के ऊपर अटैक किया था, तो इज़राइल ने पूरे आधे मिस्र को अपने कब्ज़े में ले लिया था, बाकी जो अतराफ़ के आजू बाजू के जो मुल्क है वो उसके कब्ज़े में आ गए थे। आपको पता नहीं है अभी ये जो सारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना, और मुझे अभी इसके ऊपर पूरी रोशनी नहीं डालना है, मुझे सिर्फ ये बताना है, इज़राइल को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि फ़लस्तीनी इज़राइल के अतराफ़ के जो अरब मुल्क है वो, और हम लोग भी जो इंडिया में, पाकिस्तान में या दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहने वाले जो मुसलमान हैं, जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी तस्वीरें डालकर खुश होते हैं, हम लोग भी अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को, हम अपने आप को एजुकेशन लेवल में इज़राइल से 4 कदम आगे ले जाए कि अगर दुनिया में इज़राइल में 1 नंबर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स है तो हम उनसे 2 कदम आगे के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बने। इज़राइल अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बना रहा है, हम उससे 4 गुना अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं इज़राइल की। और देखो, ये फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये फार्मूला है चाइना का, याद रखो आप। चाइना ने आज तक, आपने देखे होंगे कभी डोनाल्ड ट्रंप को सुने आपने? डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चिल्ला के चाइना में शी जिनपिंग को गालियाँ दे रहे हैं, चाइना को बुरा भला बोल रहे हैं, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोरोना वायरस का नाम ही उन्होंने चाइनीज़ वायरस रखा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप जब भी कभी स्पीच देते थे वो इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे चाइनीज़ वायरस। वो जहाँ गए वो चाइनीज़ वायरस, यहाँ तक कि ट्विटर पे भी वो इंसान इसको चाइनीज़ वायरस ही लिखा करता था। तो चाइना के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बकवास की, लेकिन आप मुझे ये बता दो, आप बता दो कि शी जिनपिंग ने इसके रद्द अमल में एक लफ्ज़ भी कभी अपनी ज़ुबान से कहा हो? एक लफ्ज़ भी आप मुझे बता दो कि शी जिनपिंग ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब दिया हो, या शी जिनपिंग ने भी जो है ट्विटर के ऊपर उसके रिएक्शन में कुछ लिखा हो? कुछ नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि शी जिनपिंग का जो नेचर है वो एकदम खामोश मिजाज इंसान है, वो बिल्कुल जवाब नहीं देते। उन्होंने जवाब कैसे दिया पता है आपको? अमेरिका को, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, पूरी तरह से। मेरी ये बात याद रखना, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक वक्त आएगा अमेरिका में लोग रोटियों को मोहताज होंगे, रोटियों को। हाँ, जो घमंड है ना अमेरिका का, पैसे का घमंड, ताकत का घमंड, चाइना ने उसको ट्विटर पे जवाब नहीं दिया। चाइना ने, शी जिनपिंग ने कभी डोनाल्ड ट्रंप के जैसे खुदिया नहीं मारे उन्होंने, लेकिन उन्होंने वही कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि ट्रंप, तुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत तेरे पैसों से है, मैं तेरा वो हाल कर दूंगा कि तू भीख मांगता हुआ फिरेगा। और वो करके दिखाया शी जिनपिंग ने। कैसे करके दिखाया? कि उन्होंने अमेरिकन जितने भी प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेचे जाते थे, अपने प्रोडक्ट्स अमेरिकन प्रोडक्ट्स से सस्ते बनाकर दुनिया भर के मुल्कों में बेचना शुरू कर दिए। अमेरिका की इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है। उन्होंने अफ्रीका के मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात खामोशी के साथ, आपको पता है आज का चाइना, आज आधा अफ्रीका चाइना के अंडर में है। डिबूटी से लेकर तो मुंबासा तक, कीनिया तक, इधर इथोपिया तक, उसके नीचे के मुल्कों तक, पूरा जो ईस्टर्न अफ्रीका है, ये सारे मुल्कों के अंदर चाइना ने रेलवे लाइन बिछा दिया। बिछाने वाला नहीं है, बिछा दिया, और अभी नीचे तक पहुंच रहा है वो साउथ अफ्रीका तक। ये सारे अफ्रीकन मुल्कों को कर्ज़े दे देकर चाइना ने अपना ग़ुलाम बना लिया। आपको मालूम है श्रीलंका 99 ईयर्स का एग्रीमेंट हो चुका है, पूरा बिक चुका है चाइना के हाथ में, कुछ नहीं रहा उनके अपने अंडर में। बांग्लादेश, शेख हसीना ने तो पूरा मुल्क उसके हवाले किया हुआ है। इसीलिए तो आज बंगाली लोग इतने ऐट में हैं, इतने घमंड में हैं कि जैसे ही कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में बढ़ गए, उन्होंने अपने सारे बॉर्डर सील कर दिए, बोले इंडियंस नॉट अलाउड। जबकि कल तक हम बांग्लादेशी भगोड़े बोलते थे, कल तक हम उन बंगालियों को हिकारत की नज़र से देखते थे, कल तक हम ये बोलते थे हमने ये CA NRC क्यों लेकर आई, उन्हीं बांग्लादेशियों को उनके मुल्क में वापस भेजने के लिए। वो गया ज़माना
अब वो बांग्लादेशी, उनकी करेंसी हमारे से 4 कदम आगे जा रही है। वो बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं रहा हुआ है शेख मुजीबुर रहमान के ज़माने का, जिस ज़माने के बांग्लादेशी मच्छी पकड़ते थे, धान का खेत करते थे। ये बांग्लादेश जो है डिजिटल बांग्ला बन चुका है। शेख हसीना ने 2008 में नारा दिया था डिजिटल बांग्ला, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही जुमला उनके पास से उठा लिए और फिर उसको डिजिटल इंडिया का नारा दे दिए। तो पहले ये बांग्लादेश में आया था डिजिटल बांग्ला का नारा, और शेख हसीना ने आज डिजिटल बनाने में लगी हुई है। वो माइक्रोसॉफ्ट आज बांग्लादेश में आ चुका है, गूगल आज के बांग्लादेश में आ चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाइना ने जो है ये जो रोहिंग्या मुसलमानों को तक जो दूसरे आइलैंड्स के अंदर ये ले जाके आबाद कर रहे हैं, काय के वास्ते? ये रोहिंग्या मुसलमानों पे रहम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी वहाँ पे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए कि इनको रोज़गार भी मिले और हमको मज़दूर भी मिले, क्योंकि चाइना में तो मज़दूर रहे नहीं अभी। तो मेरा ये पूरा बताने का मकसद ये है कि शी जिनपिंग इतना ख़तरनाक इंसान है, वो उसके पास में ख़ुद की कार नहीं है। वो इंसान कभी आपको जोशीली जज्बाती तकरीर करते हुए नहीं मिलेगा, वो कभी आपको ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप की तरह से ट्वीट करता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन खामोशी के साथ उन्होंने अमेरिका को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से। ये जुमले याद रखो मेरे, लिख कर रखो ये अपने पास में, शायद आपको कभी फिर ये जुमले याद आएंगे। जैसे आज मैं देख रहा हूँ, कल तक जो लोग डॉक्टर इसरार अहमद साहब को बुरा भला बोलते थे, कुफ्र के फतवे देते थे उनके ऊपर, आज वही लोग डॉक्टर इसरार अहमद साहब के इज़राइल और फ़लस्तीन से रिलेटेड जो क्लिप्स है वो वायरल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। ऐसे ही आज मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ, कल आप लोगों को मेरी ये बात याद आएगी कि अमेरिका रोटियों को मोहताज होगा। रोटियों को याद रखो, रोटियों को अमेरिकन लोग अप्लाई करेंगे बांग्लादेश में, बर्मा में और थाईलैंड में और इंडिया में कि भाई हमारे लिए कुछ काम धंधा है कि आपके देश में बोल के। ये हालात होने वाले हैं। चाइना ने खामोशी के साथ अमेरिका का वो हाल कर दिया हुआ है, एक बात याद रखो मेरी। तो ये पूरा वाक़या आपको सुनाने का रीज़न यही है कि मुसलमानों ने भी ये सब चीज़ों से इबरत हासिल करना चाहिए। इज़राइल को आप रोटियों का मोहताज बना सकते हो, लेकिन हथियार से नहीं। इस तरह से आंखों में आंखें डाल के बस उसी में खुश हो गए और उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करके जो है एक फ़ोटो डाल दिए, उसी में खुश हो गए। इससे नहीं कर सकते आप। आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपने आप को हायर एजुकेटेड बनाना पड़ेगा। इज़राइल ने जो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल किया है, आज इज़राइल के पास आपको 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका हर नौजवान जो आज मुझे बताओ ना, चलो मुझे आप बताओ, इज़राइल का हम मुकाबला करने की क्या सिर्फ वो इज़राइल के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट का फ़ोटो जो है अपने स्टेटस पे रखने से आप इज़राइल को कमज़ोर करोगे और आप विमल की गुटके की पुड़ी लेकर बैठोगे, आप चबूतरों पे बैठोगे, वट्टों पे बैठोगे? मैं आपको बताऊं क्या, मेरी बातें कड़वी है लेकिन आपको सुनना पड़ेंगी। हम लोग जोशीली और जज्बाती कौम हैं। सिर्फ हम स्टेटस के ऊपर ये रख सकते बाइकआउट इज़राइल, लेकिन अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरे दिन अगर आप देखोगे तो फिर आपको मिलेगा कि हमको टमाटे पर अल्लाह नज़र आ रहा है, रोटी पे अल्लाह नज़र आ रहा है, आलू पे अल्लाह नज़र आ रहा है। खुश हो रहे हैं हम उसको देखकर, खुश हो रहे हैं। हमको लग रहा है कि वाह, हमने बहुत बड़ा तरक्की का तीर मार दी है। और तीसरी तरफ मैं एक नौजवान का वीडियो देख रहा था, हैदराबाद के 2 नौजवान रमज़ान के महीने में अभी फजर की नमाज के बाद में वो दोनों नौजवान निकले ये देखने के लिए कि चार मीनार का जो एरिया है वहाँ पे सुबह सुबह के वक्त में जो टिकटॉकर्स है, मुस्लिम टिकटॉकर्स, वो कैसे वीडियो बनाते हैं। और वो बेचारे दोनों नौजवान जो है बाज़ाब्ता कैमरा ऑन करके मस्जिद से निकले, बाइक के ऊपर वो दोनों पहुँचे चार मीनार के एरिए में। तो वहाँ पे तो ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे कि वहाँ पे मेला लगा हुआ है। हर जगह पे, कहीं पे 2 मुस्लिम नौजवान, कहीं पे 4 मुस्लिम नौजवान, कहीं तेलुगु फ़िल्म की स्टाइल में, कहीं पे हिंदी फ़िल्म की स्टाइल में, कहीं किस फ़िल्म की स्टाइल में, सब टिकटॉक बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि रमज़ान का महीना है, कुरान की तिलावत का महीना है, सुबह में ज़िक्र व अज़कार का महीना है। अच्छा चलो ठीक है, आपके पास अगर समझो ये सारी इबादत के लिए वक्त नहीं है, अरे कम से कम अपने तो बनो रे, अपने आप को डेवलप करने के लिए कि सुबह सुबह कॉलेज जाने का वक्त है या स्टडी करने का वक्त है या अपने आप को कुछ बनाने का वक्त है। जैसे वो अल्लामा इकबाल ने कहा कि तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। अरे भाई ठीक है, तुम अगर
इबादतों में अपना वक्त नहीं लगा रहे तो कम से कम दुनियादार बनने में तो लगाओ ना। मगर दुनियादार बनने में भी नहीं लग रहा है, अपने आप को डेवलप करने में भी नहीं। वो टिकटॉक के वीडियो बनाने के लिए सुबह सुबह के वक्त में वहाँ पे एक माहौल बना हुआ है और वो दोनों नौजवानों ने सब के वीडियो शूट करके बताए कि देखो ये है हमारा मुस्लिम मुआशरा, ऐसे हम इज़राइल को मुँह तोड़ जवाब देंगे, ऐसे हम हमारी इकोनॉमी को जो है ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसे हम अपनी कौम को हायर एजुकेटेड बनाएंगे, ऐसे हम हमारे ऊपर जो टैग लगा हुआ है पंचर वालों की कौम, उससे हम बाहर ऐसे बाहर निकलेंगे क्या? मुझे आप बताइए। सीरियस लेना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा। याद रखो मुसलमानों, लाइफ को जब तक सीरियस नहीं लोगे तो आज तो क्या 100 साल के बाद में भी हम इज़राइल का मुकाबला नहीं कर सकते। एक बात याद रखो, आज तो मसला फ़लस्तीन का है। अगर हम खाली ऐसी फ़ोटो वायरल करने में और डीपी पे खाली बाइकॉट इज़राइल की फ़ोटो लगाने में और बस सोशल मीडिया पे वायरल करके खुश होने में लगे रहे ना, आज तो फ़लस्तीन है, कल सीरिया का नंबर रहेगा, परसों मिस्र का नंबर रहेगा, टर्सू जो है उर्दून, लेबनान, जॉर्डन, आजू बाजू के जितने मुल्क है वो सब उसकी जद में आने वाले हैं। एक बात याद रखो, उसको जवाब देने का वही तरीक़ा है जो चाइना का है, जो शी जिनपिंग ने कहा था कि ट्रंप मैं तेरा वो हाल कर दूंगा कि तुझे भीख मांगने के काबिल भी नहीं रखूँगा। ये पॉलिसी, इसको बोलते हैं पॉलिसी इख्तियार करना, इसको बोलते हैं खामोशी के साथ में अपने आप को डेवलप करके उससे 4 कदम आगे जाने का पुण्य। अपनी टेक्नोलॉजीज़, अपने प्रोडक्ट्स, जो इजरायली प्रोडक्ट्स के बाइकॉट का आप लगा रहे तो आपके क्या प्रोडक्ट्स है बताओ मुझे। गूगल की जगह पे आपने क्या बनाया हुआ है, कौन सा आपका सॉफ्टवेयर है, आप बताइए मुझे। जितनी भी चीज़ें आपने उसके अंदर शेयर की है, विंडोज़ 98 ये विंडोज़ जो है, उसके अलावा आपके पास में क्या है? आपका है कोई सॉफ्टवेयर? और ओरेकल भी तो इसका ही है, लिनक्स भी तो इसका ही है, सब यहूदियों के ही है। फिर क्या करेंगे आप? आपके पास ऑप्शन क्या है मुझे वो बताओ। तो कैसा है, सिर्फ जोश जज्बात से काम नहीं होता, काम ठंडे दिमाग से करना पड़ता। और काम करने का तरीक़ा यही है, आप अपने आप को डेवलप करो। मुसलमानों, जब तक अतराफ़ के अरब मुल्क अपने आप को इज़राइल से 4 कदम आगे डेवलप, और मैं इस मामले में कुछ मुल्कों की तारीफ़ करूंगा जहां पे डेवलपमेंट वाकई में भी शुरू हो चुका है, वाकई में भी वहाँ पे एजुकेशन लेवल को उन्होंने थोड़ा सा हाई लेवल पे लेकर चले गए। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ भी वहाँ पे शुरू हो चुकी है, वहाँ पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं माशाल्लाह। देखो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, चेंज आ रहा है। लेकिन हम जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए भी मेरा मैसेज और पैगाम है। हमने अपने आप को डेवलप क्या करने के लिए क्या किया मुझे आप बताओ। हमने भी अपने आप को, अरे वो लेवल पे लेके जाओ अपने आप को, अपनी लाइफ को सीरियस लो, सीरियस एजुकेशन लेवल, दूसरे लेवल, ऐसे लेवल पे हमने अपने आप को पहुंचाना चाहिए कि इज़राइल का फिर वही हाल जो शी जिनपिंग ने ट्रंप को कहा था कि इज़राइल ने घुटने टेकना ये मुस्लिम और इस्लामी मुल्कों के सामने और उनको कहना कि भाई हमको खाने के लिए दो, ये हाल होगा। कब होगा? जब आप अपने आप को उससे ज़्यादा डेवलप करोगे। और अगर कोई ये समझता होगा लड़ाई झगड़े, जैसा मैंने कहा कि जापान के वो जो धर्म गुरु थे, मजहबी रहनुमा, उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने पर्ल हार्बर को बर्बाद किए, उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी किए, अब तुम वापस से जाके एलए और दूसरे सिटीज़ पे अटैक करोगे, ये वापस से हमारी कुछ और सिटीज़ पे अटैक, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसको रोकने का तरीक़ा वही है। और आज देखो पूरा जापान का कब्ज़ा है अमेरिका के अंदर। अमेरिकन लोग रहते अमेरिका में, लेकिन उनको घड़ी चाहिए तो जापान की चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए तो जापानी कंपनियों की चाहिए। ये इसको कहते हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना। और मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ सुलह हुदैबिया की रोशनी में, अल्लाह की ज़ात से मैं ये उम्मीद करूँगा अल्लाह तबारक व तआला मेरा कंसेप्ट आपको समझा दे, मेरा कंसेप्ट आपको समझा दे। जोश जज्बात खाली सोशल मीडिया और प्रोफाइल पे रख के कुछ उखाड़ नहीं सकते आप। एक बात याद रखो, इज़राइल का रोज़ के 500-500 फ़ोटो भी डाले ना आपने उसके ख़िलाफ़ फेसबुक के ऊपर, वो ख़ुद उनका है मार्क ज़करबर्ग, कोई कुछ नहीं होने वाला है उसको उससे। एक बात याद रखो, उसको जवाब देने का तरीक़ा यही है, वो जितना मजबूत है अपने आप को उससे 4 कदम आगे ले जाके मजबूत करो। अल्लाह ताला आप हम तमाम को जो मैं समझाना चाहता हूँ वो मेरी बातें समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।